आज मैं कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण अध्याय या महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात होगी, जिस पर कि पिछले वीडियो से ही उसकी चर्चाएं शुरू हैं। उस पर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या, उनको समझाना, उनको बताना, जैसा क्रम पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और चूंकि वह लेसन अभी समाप्त नहीं हुआ था, और लेसन एक दिन 2 दिन में समाप्त होने वाले नहीं हैं, और चूंकि 10 मिनट, 12 मिनट, 9 मिनट में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए लेकिन बेहतर ढंग से ज़रूरत इस बात की है। चूँकि पढ़ाने की बात तो मैंने पहले भी बताया कि 1 या 2 बार मैं पूरा सब ख़त्म कर चुका हूँ। पूरे सिलेबस को मैं 2 बार ख़त्म कर चुका हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब आगे पढ़ाई नहीं कराऊँगा। या मैं तो हमेशा इस बात को कहता ही रहता हूँ कक्षाओं में कि भी हमको ये नहीं देखना है कितनी बार हो गया, हमको ये देखना है जितना समय मिलेगा। जितना समय मिलता है उसका पूरी तरीके से सदुपयोग किया जाएगा। क्योंकि 1 बार पढ़ा देने से, 2 बार पढ़ा देने से तुम्हें तैयार तो हो नहीं गया, याद तो हो नहीं गया। इसलिए हमको अगर समय मिलता रहा तो हम इसी तरीके से अपने कक्षाओं को लगातार, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, कंटिन्यू कक्षाएं हमारी चलती रहेंगी। उसी लेसन को मैं 3 बार जब पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगी बात, कुछ ना कुछ तो तैयारी आपकी हो ही जाएगी। इस मकसद से हमारा मकसद है आपकी तैयारी हो, आपका ज्ञान बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े, और आपको तैयारी हो। ये नहीं है कितनी बार हुआ, 10 बार हो जाए, लेकिन ये है कि 10 बार में मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है, 10 बार पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। तो उसी क्रम में मैं आज, चूंकि व्यवस्थापिका, केंद्रीय शासन या संघीय शासन या भारतीय शासन के अंगों को मैं पढ़ा रहा था, और मैंने बार बार बताया कि शासन के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और शासन चाहे जिस स्तर का हो, शासन चूंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, इसलिए मुख्य रूप से हमारे यहाँ 2 स्तर पर शासन है। एक तो केंद्र का शासन है, दूसरा राज्यों का, या जिन्हें चूंकि हमारे यहाँ राज्य कहा जाता है इसलिए हम राज्य कहते हैं, अन्यथा ये वास्तव में सही अर्थों में राज्य नहीं है। इन्हें इकाई या प्रांत कहा जाता है। किसी संघीय राज्य की इकाइयाँ हैं। सही अर्थों में यदि देखा जाए तो जितने भी ये 28 राज्य हैं वो राज्य है ही नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनका लोकल नाम, हमारे यहाँ उनका जो है स्थानीय नाम राज्य रखा गया है, तो हम उन्हें राज्य कह लेते हैं। अन्यथा वे राज्य नहीं हैं, वे एक संघीय राज्य की इकाइयाँ हैं। सही अर्थों में राजनैतिक दृष्टिकोण से या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारत राज्य है। राज्य केवल और केवल भारत है। जितनी भी 28 राज्य हम जिन्हें कहते हैं, अपने यहाँ तक लोकल तो हम कहते हैं और कहेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में भी ऐसा ही है। हमारे संविधान में भी इकाइयों का जो नामकरण किया गया है वो स्टेट के रूप में किया गया है, क्योंकि ये अमेरिका के तर्ज पर है। हमारी ये व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल पर है। और चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इकाइयों को राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ भी इकाइयों को राज्य कहा जाता है। हमारे यहाँ संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, हमारी शासन प्रणाली में इकाइयों को राज्य या स्टेट कहा जाता है। इसलिए लोकल रूप में तो हम राज्य कह सकते हैं, लेकिन यदि प्रश्न आ गया, इस रूप में प्रश्न आते हैं, कई बार आए हैं, और उसमें दे देगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और चीन में कौन राज्य है, तो यहाँ चीन राज्य होगा। अब यहाँ हमें बिल्कुल कन्फ्यूजन या संदेह में नहीं पड़ना है कि उत्तर प्रदेश भी, हम अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हमारी समझ में बात, अरे उत्तर प्रदेश भी राज्य है, मध्य प्रदेश, बिहार ये भी राज्य है। नहीं, यहाँ चूंकि अब प्रश्न पूछने का मतलब ये हो रहा है कि विश्व के लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य भारत है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, रूस है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब राज्य हैं। ये जो इकाइयाँ हैं वो राज्य नहीं हैं। तो इतना हमें ध्यान रहे बिल्कुल।
तो एक हमारा शासन है जो वास्तव में राज्य केंद्रीय स्तर का शासन है, उसे हम भारत का शासन कह सकते हैं, या केंद्रीय शासन कहते हैं, या संघात्मक शासन कह सकते हैं। उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उसी संदर्भ में पढ़ाई चल रही है, जिसमें हमने व्यवस्थापिका के बारे में बात की थी और बताया था कि हमारे देश की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। हमारे देश की व्यवस्थापिका का नामकरण जो है वो इंग्लैंड की मॉडल पर है, ब्रिटेन के मॉडल पर है। ब्रिटेन में भी व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और हमारे यहाँ भी व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। तो हम संसद की बात कर रहे थे कि संसद में कुल 3 अंग होते हैं, 2 सदन। संसद के अंगों में कुल 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 सदन हैं और 3 अंग हैं। तो हमने लोकसभा के बारे में बता दिया था कि लोकसभा की जो है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, ये सारी बातें हो गई थी। और फिर से एक बार मैं उसको रिवाइज भी कर दे रहा हूँ कि लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पूरे देश को, पूरे भारत को लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। तो पूरे देश को लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव होता है, बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। ध्यान रहे, प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के सीटों का आवंटन का या बंटवारे का आधार क्या है, तो जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर जो है बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सदस्यों की योग्यता में हमने बताया था 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वर्तमान समय में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 है। पहले 552 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता था, उसको 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट में ये संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन नंबर है 104 और 2020 में एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था, जो उनका एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है और अब 550 संख्या हो गई है। और इसमें भी 550 जो संख्या है उसमें जो है 530 राज्यों के लिए आवंटित है और 20 संघ शासित क्षेत्रों के लिए आवंटित है। तो 550 और 530 और 20 बराबर 50 होता है, कुल 50। लेकिन वर्तमान सदस्य संख्या जो है वह 543 है। वर्तमान की सदस्य संख्या 543 है और 543 मेंबर जो है वह चुने जाते हैं, जिसमें से 19 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से है और 524 सदस्य राज्यों से हैं। जो राज्यों की सीटें 530 आवंटित की गई हैं उसमें 524 सदस्यों का वर्तमान समय चुनाव हो रहा है। चूंकि जम्मू कश्मीर को समाप्त किया गया, 530 थी लेकिन अब 524 हो गई हैं। 524 सीटें राज्यों के लिए 524 पर और 19 संघ शासित का 524 और 19 मिलाकर 543 सीटें कुल होती हैं। तो 543 सीटें वर्तमान समय में हैं। और तो ये जो है लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के बारे में और सारी बातें हमने और बताया था। अब फिर आगे इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो इससे छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों की आयु क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो हमने बता ही दिया कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और लोकसभा के 3 नाम हैं, है ना, उसको भी हमने पिछले ही वीडियो में बताया था। अब आगे इसी क्रम से जो है क्लासेज चलते रहेंगे ऑनलाइन और फिर पढ़ाई जारी रहेगी।
ये सारे लेसन ऐसे हैं, एक दिन 2 दिन में नहीं, कई दिनों में एक लेसन को पढ़ाया जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि हमने बार बार बताया कि पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि बस पढ़ा देना सरसरी, पढ़ाने का मकसद ये है कुछ तैयार भी होना चाहिए, कुछ याद भी रहना चाहिए। बस आज यहीं तक।